इसकी रूपरेखा क्या होगी वो हमने आपको बता दी है। भारतीय जनता पार्टी से कुल 53 मंत्री हैं, जबकि एक सहयोगी जो दल है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, या फिर चिराग पासवान हो, या फिर शिवसेना शिंदे गुट की हो, ये तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके भी कुल मिलाकर 11 मंत्री हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर समीकरण किस तरह से साधे जाएंगे और जातीय समीकरण, क्योंकि आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी इसको इस मंत्रिपरिषद के जरिए भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ देवकीनंदन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील देवकीनंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी, आप ही से, ये जो मंत्रिपरिषद है, आपने देखा कि जो 64 मंत्री इसमें बनाए जाएंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या अभी भी आपको गुंजाइश नजर आती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा या सब कुछ ठीक नहीं होगा? बधाई हो। जब जय श्री राम से चलते चलते जब जगन्नाथ तक आ गई, ये मंत्रिमंडल आ गया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ही होगा। अब पहले क्या था कि पहले एक आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही वाला जो जयघोष था, उसमें अब कई नाम जुड़ गए हैं। अब परिवार बन गया है। परिवार जो नहीं, पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं, उस परिवार में जो प्रमुख जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसमें नीतीश कुमार जी हैं, नायडू साहब भी हैं, और तमाम 30-20 पार्टियाँ ज़्यादा के आसपास हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना बड़ा कुनबा होगा, और अभी तक की जो मानसिकता थी वो इस बात की मानसिकता थी कि मैं मोदी या मैं पूरी बहुमत की पार्टी का मैं सर्वे सर्वा, अब जब पूरा एक कुनबा या पूरा परिवार या पूरा एक वो बन जाता है, तो तमाम कठिनाइयाँ भी आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं, तमाम अच्छे सुझाव भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर लेते हुए ये हमारे माननीय मोदी जी और जो तीसरी बार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस सबको लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत कठिनाई आएगी। और जब कठिनाई आएगी तब आएगी। कठिनाई, राजनीति का नाम ही कठिनाई है। अगर कठिनाई नहीं आ रही है तो जो सीधी सादी राजनीति है, और अभी तक की जो राजनीति हुई, कठिनाई की तो राजनीति हुई है। जैसे अभी जगह चुनाव जो जीता है, एकदम कहाँ 300-400 पार के बाद अगर यहाँ पर आ चुके हैं इस जगह पे, तो ये कठिनाई की तो राजनीति पार करके आए हैं। ये पहली बार ही तो कठिनाई की राजनीति हुई है कि यहाँ पर अटल जी वाला गठबंधन इनके सामने आया है, जहाँ पर इनको अब चलाना पड़ेगा। अब ये कितनी कुशलता से चलाते हैं। अब खैर, अब मोदी जी के साथ मुझे लगता है जय श्री राम भी हैं, जो अब थोड़ा सा कहीं पर मन में मायूस हैं, लेकिन जगन्नाथ जी आ गए हैं, कल की भगवान हैं ही हैं। तो ये सारे भगवान मिलके, और मुझे लगता है बिहार की और वहाँ के दक्षिण के जो भगवान हैं, ये दोनों मिलके, बिहार के भगवान नीतीश कुमार और दक्षिण के भगवान चंद्रबाबू नायडू जी, तो मिलके भगवान मिलके नैया पार लगा लेंगे। और ये पहला जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये मुझे लगता है कि शुभकामनाएं हैं कि एक अच्छे से चले और देश को और समाज को एक अच्छी दिशा दे। बिल्कुल, देखिए, अच्छे से 5 साल तक चले, सुशील दुबे जी कह रहे हैं, और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि ये अच्छे से चलेगा 5 साल। देवकीनंदन जी, आप क्या सोचते हैं? ये जो मंत्रिपरिषद आप देख रहे हैं, जो तमाम मंत्रियों के नाम है, क्या इसमें अभी भी आपको लगता है कि कोई जो 5 साल जो गठबंधन है उसमें कुछ दुश्वारियां आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर सब स्मूथली चलने वाला है? नहीं, अभी तो चूंकि शपथ आज हो रही है जी, तो अभी दुश्वारियों के बारे में कैसे क्या कहा जाए। लेकिन जब से 2024 के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि 294 पर एनडीए जरूर है, मोदी जी जरूर हैं, लेकिन ये चर्चा जन जन में व्याप्त हो गई है कि यह सरकार लंबे नहीं चल पाएगी। उसकी वजह है नीतीश कुमार जी हैं, जो उनके दूसरे नंबर के सबसे बड़े एलआई हैं, और सबसे बड़े एलआई जो हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनके बारे में पहले से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। और उन्होंने जो वायदे किए हैं आंध्र प्रदेश में उन्होंने मुस्लिमों को बहुत सारे मतलब रिजर्वेशन से लेकर के मानदेय, तनख्वाह, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुसलमानों के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलती रही है, और रिजर्वेशन के खिलाफ पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो अब दोनों
मिल करके सरकार बना रहे हैं, तो कैसे तालमेल बैठेगा, कौन मुद्दा छोड़ेगा? या तो मोदी जी छोड़ेंगे कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे जो चंद्रबाबू नायडू बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम जो वायदा चुनाव में किए थे मुसलमानों को लेकर के उसे हम पूरा नहीं करेंगे, या फिर दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो कैसे चलते हैं? ये थोड़ा मुझे लगता है अभी वक्त देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 24 साल से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं और वो अपने मन की करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो हो चाहे अमित शाह हो, वो किसी से पूछते नहीं है। जो उनका फरमान हो गया मंत्रिपरिषद के बीच में भी वो फाइनल है, मतलब वो वर्डिक्ट टाइप मामला है। वो कैबिनेट होती जरूर है लेकिन वर्डिक्ट वो देते हैं। तो क्या इसी तरह का वर्डिक्ट अब वो दे पाएंगे? क्योंकि इस मंत्रिमंडल में 11 दूसरे सहयोगी दलों के भी मंत्री होंगे, और जो सहयोगी दलों के मंत्री होंगे वो टीडीपी के भी होंगे, बिहार के भी होंगे। और पहले जो सरकार चल रही थी उसमें मोदी जी बहुत मजबूत थे, चाहे 2019 हो चाहे 2014 हो। इन दोनों सरकारों में जो एलाइज थे उनकी कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि आज भी जो एक सीट जीत करके आए हैं उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। वो मंत्री पद जरूर हासिल कर लेंगे, लेकिन जो कई सीटें जिनकी बैसाखी पर यह सरकार चल रही है उनकी मुझे लगता है कि हैसियत बढ़नी चाहिए इस मोदी 3 में। और मोदी 3 की बजाय वो एनडीए फर्स्ट होगा, बल्कि इस मोदी 3 के बाद एनडीए फर्स्ट होगा। क्योंकि अब तो कोई मोदी की सरकार तो बोल नहीं रहा। पहले लोग कहते थे मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आएंगे तो मोदी, लेकिन मोदी सरकार तो ये नहीं कही जा रही। अब कही जा रही है कि एनडीए सरकार है। तो एनडीए फर्स्ट है ये, और एनडीए फर्स्ट मुझे लगता है कि अभी इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए। अभी कल ही आपने सुना त्यागी जी का बयान आया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, उन्होंने छोड़ करके आए। तो इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, इससे लगता नहीं है कि बहुत लंबा वक्त इस सरकार के लिए है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, चल भी सकती है। क्योंकि देखिए, सरकार एडजस्ट करने की चीज होती है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, गठबंधन में बैठते हैं, तो सबको एक दूसरे को एडजस्ट करना होता है। तो मोदी जी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो किसी को फ्रेम में नहीं आने देते थे, फोटो फ्रेम में, और आज की तारीख में वो अगल बगल सबको बैठा रहे हैं, सबको फ्रेम में ले रहे हैं, तो कुछ तो थोड़ा हो सकता है ये बदलाव मोदी जी के भीतर आया हो। क्योंकि कुर्सी पे बने रहना है। एक बड़ी बात यह भी है कि कुर्सी पर अगर हमको बने रहना है तो हमको भी बदलना पड़ेगा। अभी तक की स्थिति दूसरी थी, अब स्थिति दूसरी है। बिल्कुल, नंबर गेम देखिए भी ये भी मैटर करता है। लेकिन मैं सुशील जी आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो है वो जिस तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं उस पर मैं आऊँगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं बड़ी खबर। और उसके बाद सुशील जी आपके पास आता हूँ। यूपी से 8 सांसद मंत्री बनाए जाएंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 8 सांसद मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें से देखिए राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, कमलेश पासवान, ये वो नाम है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, ये वो नाम है, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल। तो कुल 8 सांसदों के नाम, जिनमें से ये देखिए 8 सांसद जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे और मंत्री परिषद का ये हिस्सा होंगे। राजनाथ सिंह जो कि टॉप 4 में ही जो है वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ये वो तमाम नाम हैं जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये मंत्रियों के नाम हैं। 8 सांसद उत्तर प्रदेश से, जिनको कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ये सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है। जितिन प्रसाद, जो कि देखिए यूपी सरकार में मंत्री और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जाएगा। बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल पहले से ही जो है वो मंत्री हैं और एक बार फिर से मंत्री इनको बनाया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश से 8 सांसद मंत्री बनाए जाएंगे। तो देखिए, यूपी से 8 सांसद मंत्री बनाए जाएंगे और इसी पर सुशील दुबे जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, 8 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मंत्री बनाया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से ये जो 8 सांसद हैं, चाहे वो क्षेत्रवार देखें, जातीय समीकरण देखें, क्योंकि आगे आने वाला चुनाव जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना है जातिगत समीकरणों के लिहाज से, आप किस तरह से देखते हैं ये जो 8 सांसद उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं? शांतनु, मुझे याद है जी कि 14 से पहले जो सरकारें होती थी वो कहा जाता था कांग्रेस सरकार है और राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री हैं।
जी। कांग्रेस सरकार है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद बीजेपी की सरकार है, अटल जी प्रधानमंत्री हैं। ठीक, ये बाद आया 14 के बाद मोदी सरकार। बीजेपी कहीं है ही नहीं पूरे 10 साल तक। मोदी सरकार। तो ये बात सच है आपकी, ये एनडीए सरकार है, ये बिल्कुल मोदी सरकार नहीं है। और शांतनु एक बड़ा अपना कहावत है कि फूफा, मौसा, दामाद, इन सब की खातिरदारी में जरा सी भी दिक्कत होती है तो पूरी बारात बिगड़ जाती है। और अब की मुझे लगता है जो ये मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, अब देखिए वो महाराष्ट्र का ही देख लीजिए, वो प्रफुल्ल पटेल और वो एक और है सांसद हैं, 2 ही हैं, उसमें वो चल रहा है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वहीं से फूफा बुआ वाली शुरू हो गई। और यूपी तो बहुत ही अलग चीज़ है। यूपी में अब यहाँ पर एक अगर ये जितिन प्रसाद जी को छोड़ दिया जाए, जो जिनके पिताजी एक बहुत बड़े मंत्री थे, बल्कि वो तो देश चला रहे थे, सलाहकार थे नरसिम्हा राव जी के, अभी आए और वो यहाँ भी मंत्री थे। और वो तो इसके अलावा कोई नया तो नहीं चेहरा मैं समझ रहा हूँ, सारे चेहरे वही हैं जितना चेहरे हैं। और बल्कि अब तो प्रतिनिधित्व कम हुआ है ना, क्योंकि सीटें कम हुई हैं। तो अब अभी देखिए पूर्वांचल से अनुप्रिया पटेल है, अपनी मुकद्दर से आ गई, वरना तो काम हो ही गया था, वो हैं। और पासवान जी हैं। पश्चिम में, पूरे पश्चिम में मुझे लगता है खाली वो जयंत भाई हैं, और इधर शुरुआत करो तो बघेल साहब हैं। मध्य में आप खाली इनको हमारे राजनाथ जी को ले लीजिए, तो 8। पंकज चौधरी भी है सर जी, पंकज चौधरी भी है। पंकज चौधरी पूर्वांचल में है जी, पूर्वांचल में हाँ 3 हैं। पूर्वांचल में अनुप्रिया, कमलेश पासवान और पंकज चौधरी सीनियर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआत है, मनोरम चला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि होने के बाद, क्योंकि देखिए अब इच्छाएं बहुत है राजनीति में। पहले क्या था, अभी से पहले जो वो था मोदी मंत्र, मतलब मोदी और चढ़क के आगे किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं होती थी जो देख भी ले, सुन भी ले, समझ ले या बात करने की कोशिश भी करे। बड़े बड़े सीन देखे हम लोगों ने। अब की ऐसा नहीं होगा। अब की चले 6 महीने चले, 1 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, तो बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है आपकी हर क्षण पे अग्नि परीक्षा होगी, हर क्षण पे स्वार्थ टकराएंगे, हर क्षण पे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, क्योंकि एक पार्टी और एक सांसद, कितने ऐसे सांसद हैं? हम समझते हैं कि 17 ऐसे हैं जो एक पार्टी और एक सांसद हैं। उनमें क्या बनेगा? जब देखिए अभी कुछ दिन पहले हुआ, अभी 2 दिन पहले हुआ कि उनको जयंत को मंच नहीं दिया, वो उस पर नहीं बुलाया, मंच पे और सामने बैठे थे, उसमें तमाम बातें आई। ऐसी बातें जब होता है, और फिर जब भीतर घाती और जब जो दरबारी होते हैं, अरे आपको तो बुलाए नहीं, आपको। अच्छा, अभी क्या होगा? अभी जब मंत्रिमंडल का वो होगा, जिनके नाम विभाग बांटे जाएंगे, असली तो तब आएगा कि इसमें मलाई कहाँ पर है, सूखा कहाँ पर है, बरसात कहाँ पर हो रही है, बादल कहाँ पर छाए हुए हैं, कहाँ पर बिल्कुल ये सामने पहुँच गया और ये सामने सब रखा हुआ है। ये सब चीज़ें जब आएंगी सामने, देखिए मंत्रिमंडल का वोकाल और प्रोटोकॉल तो अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या होता है ये दुनिया जानती है। बिहाइंड द कर्टन क्या हुआ है सब जानते हैं। तो गठन के बाद जब विभाग बटेंगे तब समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में कौन से फूफा हैं, उत्तर प्रदेश में किसको दामाद तरीके से खातिर के रूप में विभाग दिए गए हैं। ये तमाम ऊपर के 5, 6, 7 तो छोड़ दो, राजनाथ जी, गडकरी जी, आपके गृह मंत्री चाणक्य जी, जो अब चाणक्य उनको शायद नहीं कहा जाएगा, तो ऐसे तमाम 2-4 नाम, 5 नाम सीतारमण जी छोड़ दें, तो नए लोग आएंगे। वो हमें लगता है सबसे पहले वो विभाग पे और अपने विभाग का उनका हित क्या हो सकता है। अब क्या है शांतनु, वो चीज़ें कम हो गई हैं कि हमें अपने समाज का हित देखना है या मुझे जनता का हित देखना है, अपनी पार्टी और विभाग का मुझे हित देखना। जब ये अगर कहीं टकराया अहम या तमाम बातें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें फिर थोड़ा सा असमंज और उनको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार नंबर गेम जो है वो भी हमारे मित्र बैठे नंबर भी नहीं है जी। हमारे मित्र बैठे, उन्होंने कहा ना पहले वर्डिक्ट चलता था, और ये बात सच है, दुनिया ने देखा है, वर्डिक्ट चलता था, तभी तो ये हुआ था ना कि आएगा तो मोदी ही आएगा था ना।
और यही तब भी एक कागज 400, मतलब उस समय पर आप, इसका मतलब चुनाव आयोग कुछ नहीं था। अगर आपने पहले से ही मान लिया तो आप ये कह रहे हैं कि अब वर्डिक्ट जो है वो नहीं चल पाएगा क्योंकि नंबर जो है वो नहीं है इस मैंने तरह से, अभी आपसे क्या और कहा, सभी को नहीं, मैंने करके शांतनु चलना अभी क्या पड़ेगा। कहा, मैंने कहा अब 2 भगवान और बन गए हैं, जगन्नाथ जी इनके हैं, राम जी इनके हैं, लेकिन अब बिहार के जो भगवान नायडू भी बन गए, और वो दोनों दक्षिण की दोनों भगवान अब आ गए सामने। चलिए, अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज? देखिए, तमाम जो मंत्री हैं वो आज शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, एक रिकॉर्ड की बराबरी जो है वो कर लेंगे। ओवरऑल किस तरह से आप इसको देखते हैं और मंत्री जो शामिल होने वाले हैं उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे बड़े भाई के रूप में जो बयां कर रहे थे इस बात को लेकर कि सही बात है कि इस बार मोदी सरकार नहीं है, इस बार अब एनडीए की सरकार। अभी तक जो चुनाव के दौरान ये देखा जाता रहा, बयान आते रहे कि मोदी सरकार 400 पार, निश्चित तौर पर उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ा झटका मिला है, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अभी तक आ रहा है कि 8 लोगों को मंत्री पद दिया जा रहा है, बहुत पुलिस रखा है उसमें। मुझे लग रहा है कि ओबीसी के तरफ से जो कोर वोटर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उस ओबीसी वोटर बहुत तगड़ा इनको झटका दिया। खासकर खेलों की बात मैं कहूँ आप तो अनुप्रिया पटेल को इसमें शामिल जरूर किया गया है, लेकिन अनुप्रिया पटेल को अपने ही क्षेत्र में अपने ही सीट को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी तरह 137,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में देखें तो अनुप्रिया पटेल को बनाना इसलिए भी उनकी भारतीय जनता पार्टी की इसलिए मजबूरी मुझे जो समझ में आ रही वो कि समाजवादी पार्टी ने 10 लोगों को, पटेलों को उन्होंने चुनाव में उतारा और 8 को जीत हासिल हुई। कहा जाता है कि लखीमपुरी से कानपुर से सोनभद्र तक जो पटेलों का एक बड़ा तबका रहा है उससे अनुप्रिया पटेल अपना एकाधिकार समझती, वो एकाधिकार और उनका भ्रम टूटा है। हाँ, जरूर है कि इसमें एक ब्राह्मण के रूप में जितिन प्रसाद और ठाकुर के रूप में राजनाथ सिंह को शामिल करा करके संतुलन जैसे होता है कि ओबीसी का 4 ओबीसी को 2 दलित भी चेहरे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हो सकता है कुछ और चेहरे को उत्तर प्रदेश से शामिल कराएं। और आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव संभावित है और पूरे मोदी सरकार का ये दबाव इसमें देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जब होगा 2 साल बाद जब चुनाव होगा तो विधानसभा में चुनाव, तो ऐसी स्थिति में हम जातिगत संतुलन कैसे बनाए रखें इसको देखने की बात। जी बिल्कुल, आपने देखिए जिस तरह से आपने कहा हर क्षण जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है वो सुशील जी वो कहीं ना कहीं सामने आती हैं, लेकिन मैं इस पर भी जिस तरह से सामने आ रही है, देवकी नंदन जी एक बार आपका रुख इस पर चाहूंगा कि नीतीश, मैं आता हूँ सर, नायडू, जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका जो एक फोकस है वो केंद्र की तरफ कम दिखाई दे रहा है। वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनका सबसे पहला ध्यान ये है कि हम अपना अमरावती एक जो कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक मंत्रालय जो है वो उनकी इच्छा है कि वो उनके पास होना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया जा सके। तेलंगाना का जब से बंटवारा हुआ है उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अब और भी ज़्यादा हैदराबाद को मजबूत करने की कोशिश, और इसी पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान है। आप इस थ्योरी में कितना बिलीव करते हैं और क्या ऐसा ही होने वाला है, केंद्र में सरकार जो है वो आसानी से चलने देंगे? देखिए, मैं चंद्रबाबू नायडू पर आने से पहले मैं उत्तर प्रदेश पर एक बात आपको बताना चाहूँगा जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, अरुण जी और सुशील जी कर रहे थे। जी, उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण है 2014 में, 2019 में और बीच में 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ कैबिनेट मंत्री का, केंद्रीय कैबिनेट का, उनमें सामाजिक समीकरण को बहुत तरीके से और सलीके से साधा गया था। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल बन रहा है ये मुझे एक सामाजिक समीकरण से दूर नजर आ रहा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे सामाजिक समीकरण से दूर आ रहा है। इसमें 2 कुर्मी आ रहे हैं, जो 9 मंत्री हैं। मोदी जी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मोदी जी भी यहीं आते हैं। 9 लोग हैं उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री समेत 9 लोग मंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बन रहे हैं, 8 मंत्री बन रहे हैं। 2 कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल। SP सिंह बघेल और कमलेश पासवान और एक अनूप वाल्मीकि,
ये जो 3 लोग हैं ये दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन अनूप वाल्मीकि का नाम अभी नजर नहीं आ रहा सर। अनूप वाल्मीकि भी शायद हैं, चलिए अगर नहीं भी हैं तो भी मैं बता रहा हूं कि जो कमलेश पासवान है ये दलित बिरादरी से आते हैं, पासी बिरादरी से आते हैं। 3 पासी इस बार भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और 5 समाजवादी पार्टी से जीते हैं। और इसके अलावा जो एसपी सिंह बघेल है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। अब यहां पर जो बैकवर्ड, जो अदर बैकवर्ड की बात हो रही है, जितिन प्रसाद ब्राह्मण है, जयंत चौधरी राज्यसभा से हैं, वो जाट हैं और वो एलाइज हैं, और जो एक और राज्यसभा से हैं ये एसपी सिंह बघेल जो लोध बिरादरी से आते हैं। एसपी सिंह बघेल लोध से आते हैं, लेकिन जो बाकी मोस्ट अदर बैकवर्ड क्लास है उसका कोई प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रहा है इस मंत्रिमंडल में जो अभी तक के नाम सामने आए हैं। तो ये उनके बीच ये मैसेज ट्रेवल करेगा। वही एक बिरादरी है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटों पर सिमटा दी। अगर वो बिरादरी इनके साथ थी तो ये 62 भी जीते और 72 भी जीते, लेकिन वही बिरादरी हट गई समाजवादी पार्टी की तरफ। तो या तो हटने की वजह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, या फिर क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है ये तो ऊपर के लोग जानेंगे, लेकिन उनको शामिल किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समीकरण को ठीक तरीके से नहीं साधा गया है इस कैबिनेट में। अब आपका सवाल था कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों लोग बहुत लंबे समय से, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे और एनडीए की सरकार थी तब भी वो अपने राज्य को विशेष दर्जे की देने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार भी जब एनडीए की सरकार थी उसी समय से अपने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बैकवर्ड राज्य है। नायडू साहब ये तो नहीं कहते हैं कि हमारा बैकवर्ड राज्य है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से, चूंकि आंध्र और का जब बंटवारा हुआ, तेलंगाना बना, तो जो वहां की जो एक तरीके से जो वर्किंग कैपिटल थी, जो पैसे वाली कैपिटल थी हैदराबाद, वो चली गई तेलंगाना में और तेलंगाना की कैपिटल हो गई। और आंध्रा की जो कैपिटल है अब अमरावती बनने जा रही है। अमरावती एक नया शहर बसाया जाएगा। तो जब नया शहर बसता है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। नायडू साहब ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का कोई मंत्रालय उनके पास आए। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में है, ऐसी खबरें भी छप रही हैं और खबर छप रही है, वही हम लोगों को जानकारी है, तो वो निश्चित तौर पर सत्य होगी। और इसी वजह से नायडू साहब ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो रोड और सड़क परिवहन मंत्रालय है उसी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। जो शहरी विकास मंत्रालय है उसमें बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोड एंड ट्रांसपोर्ट में आता है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी के पास है। अगर नितिन गडकरी जी को वो विभाग नहीं दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि मोदी और नितिन गडकरी के बीच जो तल्खी है वो तल्खी अभी बनी हुई है। क्योंकि आपको ध्यान होगा वो जो भारतीय जनता पार्टी जो कोर कमेटी है उस कमेटी से नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी जी ने बाहर कर दिया था। हालांकि इस पर काफी लोगों ने ऐतराज भी किया था, और लिया किसको था? देवेंद्र फडणवीस को, जो काफी जूनियर लीडर हैं। तो इसको लेकर के काफी विरोध हुआ। ऐसा कहा जा रहा था कि संघ भी इसके विरोध में खड़ा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अगर नितिन गडकरी जी का विभाग बदलता है तो मुझे लगता है पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो 14 से लेकर के 24 तक जो सरकार चली है उस सरकार में अगर किसी एक मंत्रालय का काम सबको दिख रहा है, मतलब बहुत सारे काम, ऐसा नहीं कि और काम नहीं हुए होंगे, काम हुए हैं लेकिन वो सबको दिखते नहीं है। जैसे विकसित भारत बनने जा रहा है ये तो दिख नहीं रहा। तो अगर नितिन गडकरी का विभाग बदला जाता है इतना अच्छा काम करने के बाद भी, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी और नितिन गडकरी के बीच जो तल्खी बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है। जी, दिलचस्प बातें आप कह रहे हैं। देखिए, लेकिन नितिन गडकरी का बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे होंगे कि नितिन गडकरी का या फिर एस जयशंकर का जिस तरह से विभाग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशंसा ही मिली है। सुशील जी, मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, जिन 8 नामों का जिक्र किया गया, आपने पूरा डिटेल में भी बताया, लेकिन
कुछ नए चेहरे जो है वो लाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश, चूंकि विधानसभा चुनाव 2027 उसको किस तरह से देखा जाए, इस बार का दलित वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से कट गया है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पीडीए जो है चल गया था उसकी काट कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश आपको लगता है? शांतनु बहुत अच्छी बात कही। जितने लोग अभी तक, देखिए अभी हम एक थोड़ा सा अलग से कर दें, फिर मैं उत्तर प्रदेश में आऊँ। जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री, वो पूरे चुनाव भर मस्जिद पे ही बैठे रहे लगभग ना। वो मुसलमान दुकान ले जाएंगे, मुसलमान का हक ले जाए, हाँ मुसलमान सभा, इसी टाइप के तमाम, जबकि पीएम लेवल पर इस टाइप की एक अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बाकी तो अलग बातें हैं। मोदी योगी जी मदरसे पे ही बैठे रह गए है ना, वो तो ये दोनों बड़ी संवैधानिक पोस्टें हैं। अब वहाँ पर क्या है, जो फोटोएं वायरल हो रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी जालीदार टोपी पहन के बाकायदा नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, और वो मोदी के बगल में बैठे हैं। इसके बगल में बाकायदा नमाज अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी मोदी के बगल में बैठे हुए हैं। अब ये सोच देखिए आगे ना, जिस सोच से एकदम दूर थे आप, किलोमीटरों दूर थे, वो सोच आपके बगलिये में बैठी है। तो इसमें जो इधर का पक्ष है वो समझेगा ना इस चीज़ों को। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में, लोधी की बात आप कर रहे थे, वीएल वर्मा जी की, राज्यसभा से हैं। तो वो जो हमारे कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं, बाबू क्या नाम, राजवीर बाबू जी, वो तो अभी तक परेशान है कि मेरे साथ घात हुआ, उससे बड़ा नेता तो कोई नहीं था। उसके बाद वो कह रहे हैं मेरा घात हुआ है। तो अब वीएल वर्मा जी नहीं कर पाएंगे। अब जो वो बदल गया है परसेप्शन और कॉन्सेप्ट, वो ये है कि पासी में अवधेश पासी से बड़ा कोई नेता उत्तर प्रदेश में समय नहीं है जो अयोध्या वाले जीते हैं, जिन्होंने हिला के रख दिया है जी। और वो इंजी सरोज का नया लड़का, देश का सबसे बड़ा नौजवान सांसद, वो पुष्पेंद्र सरोज, वो उसका मैसेज नहीं जाएगा। अब आप देखिए, जितना ये करेंगे उतना ही अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाएगा माहौल, क्योंकि माहौल क्या है, जैसे उन्होंने अनुप्रिया पटेल को बना दिया। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे 2000, 2500, 3000 ऐसे ही कुछ जीती हैं, मतलब अंत में जीती हैं। अब उनसे कितना मैसेज चला जाएगा कुर्मी समाज में, कितना मैसेज चला जाएगा। पंकज चौधरी का तो ठीक है, अब जो उनसे हट के मामला मैसेज जाएगा, तो मुझे लगता है अच्छा 2 साल क्या माने रखता है राजनीति में। हम तो देखते देखते 10 चुनाव देख चुके हैं। ये अभी 2 साल बाद ही 27 आ गया, ठीक, और 1 साल पहले व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरीके से कुर्मी, पासी, रावण का देखिए, बिजनो नगीना का, अब दलित की जो पॉलिटिक्स है वो मायावती से बिल्कुल हट गई। अगर यही दलित की पॉलिटिक्स में मायावती के आशीर्वाद से, कृपा से ये 16-17 सीटें ना दाएं बाएं हुई होती, तो मुझे लगता है कि अभी ये सीन ही दूसरा होता। भाई दानिश अली, आपके वो अरुण गोविल, इस टाइप से 16 सीटें हैं, तो सीन ही दूसरा होता। या बिहार में थोड़ा बहुत, लेकिन घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, ये भी कहा जाता है, वो बात छोड़िए। मैं कह रहा हूँ अब इन लोगों को समझने की, अभी क्या है, अभी तो सत्ता का एक होता, सत्ता का ऐश्वर्य, सत्ता का वैभव। अब ये 5-6 महीने, साल भर कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। सब सत्ता को समझेंगे, मलाई समझेंगे, सिस्टम समझेंगे, अपने अपने पीए को समझेंगे, तमाम चीज समझेंगे, क्योंकि अब इतनी खुली छूट रहेगी, अब वो कंट्रोल नहीं रहेगा कि पहले ये था कि मेरा पीए भी मेरे से बिना पूछे नहीं होगा। तो अब जितना यहाँ पर बैकवर्ड का, दलित, मुसलमान इंटैक्ट है, ये यादव इंटैक्ट है, ये आपने सब देख ही लिया जी। जब राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार सब लोग बोल रहे थे, और वो 62,000 पे 70 पे आ गया जाके, तो आप समझिए कि चीजें कितनी बदल रही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि अनुप्रिया पटेल अगर बन गई तो एकदम से कुर्मी मंत्री बन गई दोबारा तिवारा, तो कुर्मी एकदम से टूट के आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। या बघेल जी बन गए, बघेल बन गए, अब तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है। 4% पे आ गई बीजेपी दलित पे। तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि पहले सत्ता संभालें, ऐश्वर्य संभालें, उसके बाद ये तो, और जो अभी जो परसेप्शन बन गया है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर देखिए इसी तरह से मंत्री बनाते रहे, जाति समीकरण साधते रहे, अखिलेश के पक्ष में और माहौल बनेगा। ये कैसे माहौल बनेगा, जरा इसको समझा दीजिए। अब आप बताइए जी। यह तो बड़ी जीत आती
पूर्वांचल से। पूर्वांचल में कितना कितना में फायदा मिला है अखिलेश यादव को, कितना इन्होंने डेंट किया है मोदी सरकार को उस समय पर। अब अगर और भी अगर आपके एक दो जो नए चेहरे ले आते, लेकिन एक दबाव है ना कहीं ना कहीं दबाव है ना। अगर यही ये ना होता तो राजभर का लड़का तीसरे नंबर पे क्यों आता। निषाद का आप ये मान के चल रहे थे तो वो भी चुनाव हार गए। तो इसका मतलब कि मैंने वही समझाना चाह रहा हूं कि जो लोग हैं इतनी जल्दी बदल नहीं जाएंगे कि अनुप्रिया पटेल जी बन गए। सर ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 63 सीटें ऐसी हैं जो 1% की वोट से जो मार्जिन से हार गए। क्या 1% वोट जो है वो कवर नहीं हो पाएगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी। ये गलत डेटा है, बहुत गलत डेटा है। ऐसा अभी ऐसा नहीं है। मिनिमम अब हम लोग देख लेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन इस तरह ये डेटा नहीं, 1% से नहीं है कोई भी हरा है। कम से कम 4, 7, 8, 5, 10 के ऊपर, इसी के आसपास है ये, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता कि चूंकि अब 9% वोट, मैं दुबई रोक दूंगा आपको बता दूं, करीब 9.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का डिप हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हाँ, वही मैंने कहा 9.5% डिप हुआ है, तो 1% का डेटा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात नहीं, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 63 सीटें ऐसी हैं, ये कहा जा रहा है कि 1% वोट जो है वो 1% वोट से हारे। 1% में देखिए बहुत ज्यादा वोट हो सकते हैं। ये मैं आपको बता जी, पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट कम हुआ है जी, पूरे देश में ओवरऑल। लेकिन 1% वोट जो कम हुआ है, अगर आप उत्तर से आप दक्षिण जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में वोट मिला है। ठीक है, मैं आता हूँ सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं एक बार अरुण जी का रुख कर लेता हूँ। अरुण जी, ये जो जिस तरह से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए कितना रिकवर हो पाएगा, आपको क्या लगता है ये प्रयास? देखिए मुझे लगता है कि उसी दिन से शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि आप लोग जाइए, जमीन बिस्तर पर काम करिए और ये वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, जनता की समस्याएं सुनिए। और वहां से उसके बाद ये अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है और एक 100 दिन का जो लक्ष्य होता है प्रधानमंत्री का, वो भी वो पहले से ही 125 दिन का तैयार कर लेते हैं। आपको लगता है ये जो टूट गया है वोट बैंक, दलित वोट बैंक हो या फिर ओबीसी हो, इसको रिकवर कर पाएंगे 2027 तक या आने वाले चुनाव तक? देखिए, निश्चित तौर पर एक चीज होता है कि जो परसेप्शन बना है अभी, और समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में अपना एक परसेप्शन बना लिया है जी, स्वाभाविक है उसको टूटने में थोड़ा समय लगेगा। और इन दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक चीज कॉमन रही है कि दोनों ने अपने जमीन पर स्तर पर काम किया। जो नीतियां रही उसके खिलाफ, जैसे संविधान बदलने की बात आई, राहुल गांधी लगातार कहते रहे, उससे एक वर्ग जुड़ा, उससे एक जुड़ा। मैं पूर्वांचल की बात करूं आपसे, तो पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में अपने कैडर वोट को बचाए रखा। देखिए, बनारस को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा जिला नहीं है, मैं समझता हूँ पूर्वांचल में, जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने किसी जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ होगा उसको पूरे 2 लाख 1.5 लाख वोट मिले। किसी भी संसदीय क्षेत्र में 3 लाख वोटर तक। उत्तर प्रदेश की बात मैं न करूंगा, बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी को वोट गए, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के साथ गए। लेकिन पूर्वांचल में अपने कैडर वोट को केवल बनारस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी स्थानों पर बहुजन समाज पार्टी बनाए रखी। इस वोट को अब अगली बार उनको कैसे बनाए रखना है, क्योंकि 2014 और 2019 में बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से इतर उन्हीं के पास वो वोट रह गए। दूसरी बात, संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। एक परसेप्शन बिगड़ा उसका, मोदी 400 पास, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये इस बात को लेकर के निश्चित तौर से जो एक समीकरण बैठाया समाजवादी पार्टी ने, उसको फायदा मिला। जातिगत संतुलन जो बनाए रखा, आप देखेंगे तो पूरे जगह, हर जगह उन्होंने केवल अपने परिवार के 5 यादवों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो एक बड़ी चीज रही है, उन्होंने जातीय संतुलन को बनाए रखा। यह आने वाले दिनों में एक दिलचस्प चुनाव होगा। मैं समझता हूं कि पूरे देश में सबसे बड़ा जो विधानसभा का चुनाव होगा, जब भी होगा, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उससे ज्यादा दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा 2027 में, क्योंकि दोनों दल अब जाति संतुलन, इस जो केंद्र में जो बनने जा रही है जो मंत्रिमंडल, उसमें जाति संतुलन साधा गया है, तो उस बार भी चुनाव में जाति संतुलन होगा। एक बात मैं भाई, दोनों हमारे जो साथी लोगों ने कहा, नायडू और उनकी नीतीश की बात, देखिए 3 बार मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तीनों बार उनके ऊपर कोई नहीं, ऐसा नहीं था जिस पर उनके ऊपर कोई कंट्रोल कर सके, इसलिए लिहाजा उन्होंने अपने तरह से शासन चलाया और 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे।
इस बार उनको गठबंधन की सरकार चलानी है और उनको उतना अनुभव गठबंधन का नहीं जो अटल जी को हुआ करता था या मनमोहन सिंह को है। उनका जो तेवर है या उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा हो सकता है दबाव की स्थिति न भी रहे, ये भी मैं कहता हूँ। लेकिन नायडू जो घोषणा पत्र लेकर के आए हैं जिसमें उन्होंने जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो वो कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर के एकदम सीधे आर या पार मुसलमानों को लेकर विरोध की स्थिति रही है। यहाँ नायडू ने सीधे सीधे कहा है कि हम हज हाउस बनाएंगे या हम कब्रिस्तान के लिए जमीन करेंगे, वो 1 लाख रुपए देंगे मौलवी को, 10,000 मदरसों को देंगे। तो ये तमाम जैसी उनकी योजनाएं रही हैं और उनको 4% आरक्षण देंगे, जिस आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही। उसी तरह से अग्निवीर को लेकर के केसी त्यागी जी जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं उनका भी एक बयान आया हाल के दिनों में कि अग्निवीर को विचार करना चाहिए। जनगणना को लेकर नीतीश कुमार करते रहे जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम विपरीत रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे संतुलन साधेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जी, क्योंकि सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल में सबको शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी कह रहे थे कि अमरावती को लेकर के उनका एक विजन है कि हम अमरावती को बहुत बड़ा एक सेंटर बनाएंगे, वहां 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आ रही है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के पास उतना पैसा नहीं, उतना पैसा खर्च करे। और वो जब आंध्र प्रदेश सब एक हुआ करता था तेलंगाना के साथ, तो मुझे लगता है कि उसमें साइबर सिटी या आईटी सिटी के रूप में उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्थापित किया। अब वो अलग है तो स्वाभाविक है उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए या तो उनको समझौता करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ेगा। दोनों स्थितियां हैं। उनको यदि राज्य में बनाए रखना है अपने को तो अपने चीजों को संतुलित करने पर राज्य में तो कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर दबाव न बना पावे ऐसा भी है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार से। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी साल 6 महीना अभी मोदी सरकार को या एनडीए सरकार को चलने देने की जरूरत है और चलेगी सरकार। उसके बाद जो मुद्दे आएंगे, कुछ अभी आज ही एक तल्खी निकल के सामने आई, एनसीपी के 2 नेता आपस में कह रहे मंत्रिपरिषद को लेकर के, खुद मंत्री बनने को लेकर, लेकिन बीजेपी ने कह दिया है कि आप लोग अपना तय कर लीजिए, चलेगा। उसके बाद ही सामने बातें आएगी जी, कौन किसके साथ है, कौन कितना दबाव बना रहा है। ठीक है सुशील जी, कुछ गणित आप लगा रहे थे, बताइए। मैं ये गणित लगा रहा था, मैंने आपके चैनल पर पता नहीं कितनी बार कहा होगा और तमाम चैनलों पर कहा जी। 14 में मोदी जब जीते थे तो कांग्रेस का ये घोटाला, जेड घोटाला, पी घोटाला, ए घोटाला, तमाम फला उस पर ये सरकार आ गई थी, अच्छी बात है। 19 में ही 1 to 1 हो जाता, 19 में ही 1 to 1 हो जाता। अगर ये पुलवामा, इस टाइप पूरा देश अगर उसने शहीद की मुद्रा में ना आ गया होता ना, आंसू की मुद्रा में, तो मुझे लगता है उस समय भी ये बहुमत तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिसको ये शहजादा बोल रहे थे, वो शहजादा या वो लड़का या वो पप्पू राहुल गांधी के रूप में नेता विपक्ष बन के बैठेंगे वहाँ, ऐसा मुझे लग रहा है जी। पहले वो थका हुआ आदमी राधीर रंजन था, वो चला गया, ठीक, हार गया, अच्छा हुआ हार गया, ये बैठेंगे। अब सामने जब ये बैठेंगे जी, तो जिनको ये आंखें से नहीं कि लड़का कौन राहुल, अब वो जब जवाब देंगे और वो आजकल बोलने में तेज माहिर हो ही चुके हैं, तो कितना इनको असहज होगा मोदी जी को, क्योंकि उनका तो और दूसरा वाला था, जिन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पूरा हाउस शांत या फिर वो बंद हो गए। अब तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कही, अभी तक चुनाव 1 to 1 नहीं था, अब इसमें हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश 80 सीटों पर चुनाव 1 to 1 हो गया है। 1 to 1 कैसे? मैंने कहा था इस चुनाव में, और ये आपके आर्काइव में भी है, मैंने कहा था इस चुनाव में लपोकी पार्टियां सब शांत हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। मतलब पीस पार्टी, मतलब पल्लवी पार्टी, मतलब मौर्य पार्टी, मतलब राजभर निषाद पार्टी, मतलब ओवैसी पार्टी, और ले दे के मायावती जो अब अंतिम उसमें है, 0 से फिर 1 आई, फिर 10 आई, फिर अब 0 आ गई। अब वो ठीक है, वोट तो रहते रहता, वोट तो टीएमसी का भी है यहाँ पर, वो अलग बात है जी। लेकिन चुनाव जो होगा 22 का 27 का, वो अब 1 to 1 होगा। 1 to 1 मतलब निश्चित रूप से पीडीए और एनडीए, मोदी और भाजपा वाली बीजेपी नहीं, सपा और भाजपा। आपने एक चीज गौर करी, अभी तो माननीय योगी जी को तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था जी। आज जो वीडियो उनका दिख रहा है, उनका चेहरा आ रहा है, जो कल बैठे परसों वहां पर जब वो मीटिंग हो रही थी संसदीय उसकी, तो कितने असहज थे। कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ना कुछ तो चुभा है ना, कुछ ना कुछ तो चुभा है। मैंने भी फेसबुक पे लिखा है जी, क्योंकि इतने शांत और इतने, तो ये चीजें अगर कहीं ना कहीं, अब जैसे वो चिराग भाई वो थे, वो जयंत भाई
पीछे बिठाए गए, मंच में नहीं बिठाए गए। ये मैंने फिर कह रहा हूं कि जब अब 1 to 1 चुनाव होगा तो 1 to 1 चुनाव में, और मोदी का वो हो रहा नहीं है कि आएगा तो मोदी, ये आप जान लीजिए। तब वो पुलवामा और ये सब चीजें और बदलाव, अब बदलाव की कोई बात नहीं है। अब यूँ देखा जाए तो 223 सीटों पर तो अखिलेश यादव की वो भारी हो चुके हैं। उसमें समीकरण जो अभी हुए हैं, जो अभी हम लोगों ने समझा है, तो आप 223 के साथ समझ लीजिए कि 27 का सीन है। मान लो अगर सामने हो गया तब क्या सीन होगा। अब वो चीज तो नहीं, बहुमत से ही बिल्कुल आ जाएगा। तो मोदी जी, अच्छा आप दूसरी बात, 7 साल बाद योगी जी को समझ में आ रहा है कि वो सब जनहित के करें और वो मोबाइल को बस कम करें और ये करें, यही तो उन्होंने अभी आते कहा है। 7 साल बहुत होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ नीचे हिला हुआ था। और हिला हुआ क्या था? ये सारे हमारे बनारस के तो पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल नहीं तो देश को हिला दिया। कहां से कहां ला खड़ा कर दिया। ये हमारे मिश्रा जी बैठे हैं। अब आप बताइए, पहले क्या था कि मैं डिपेंड था कि मेरे घर में मेरे पिताजी हैं और बड़े कमा खा रहे हैं, खूब चैन से कमा खा रहे हैं, भरपूर रुपया है, हमारी पूरी पुश्ती और पीढ़ियां जो है राज करेंगी। ठीक, अब वो तो सब वो खत्म हो गया। ये दो हफ्ते 10 दिन में सब खत्म हो गया ना। पैसा भी खत्म, वोट भी खत्म, रुतबा भी कम, और वो अब बैसाखी पे भी आ गए, सब चीजें हो गई। क्या वो असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो योगी जी का चिंतित होना स्वाभाविक है कि नहीं है? वो योगी जी जिनके अभी, अब भाई आपने तो कहा और कितनी बार बात हुई, अधिकारी वर्ग और IAS और IPS एक यहाँ पर नेता से ऊपर बढ़ के काम कर रहा था। तो क्या वो चीज अब सामने नहीं आएंगी? अब क्या है, जब ये बातें आ गई हैं, 33 सीटें आ गई हैं, 80 में 80 आएगी उससे, तो ये लोग भी तो चिंता समझेंगे। ये लोग भी तो 30 से 30 भी इनकी भी तो उठ रही होगी, इनकी भी तो करहा निकल रही होगी। तो बोल नहीं पा रहे थे, अलग बात है, अब तो धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। विभाग तो बटने दीजिए। अभी तो यहाँ पर तो कितनी सीटें थी मंत्रिमंडल के, कितने लोग थे? 8 में कैसे काम चल जाएगा? 8 में 2 राज्यसभा के हैं, तो जो जीते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चीजें जो है वो बदलेंगी और नेता भी अपनी आवाज जो है वो उठाना शुरू करेंगे। जो लोकल विधायक है वो आवाज उठाना शुरू कर देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी यही तस्वीर आपको दिखाएगी। एक छोटा सा जवाब। हाँ बिल्कुल। ठीक, आप पहली कैबिनेट, मैंने आपसे कहा शांतनु, पहले तो विभाग बंटने दीजिए। विभाग में अगर हमारा हित ठीक है तब तो हम छुपा के बैठ जाएंगे, तब तो जय मोदी जय मोदी, जय एनडीए। और नहीं हित है तो हम रोज जब बैठेंगे शाम को अपने चटिया में, तो हम शुरू कर देंगे। अरे यानी कि नाराजगी जो है वो अब दबेगी नहीं, वो खुलकर सामने आएगी, आपको ऐसा लगता है? और ये इस पर देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि वो वर्डिक्ट होता था कि मैंने जो फैसला कर दिया वही अंतिम है, वो अब नहीं चलेगा। लेकिन देवकीनंदन जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर नाराजगी होती है, ये जो पूरा गठबंधन है इसमें नाराजगी होती है, इंडिया गठबंधन के पास वो नंबर्स जो है वो कैसे जुटाएंगे? और ये जो अगर मान लीजिए दोनों अलायंस जो है वो शामिल भी हो जाते हैं, तो कैसे ये नंबर जो है वो गेन कर पाएंगे? उसका क्या गणित आपको लगता है? बड़ा ये वैसे आज की तारीख में ये सवाल पूरी नहीं, मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए नाराजगी है, अलग हो जाएंगे। मान लीजिए नीतीश भी अलग हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी अलग हो गए, तो इंडिया गठबंधन के लिए क्या संभावना है? आप कैसे नंबर पूरा होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर जो सिचुएशन अभी है, जैसे 2 लोगों की बैसाखी पर एनडीए की सरकार है, नायडू साहब और नीतीश कुमार के जी, यही 2 अगर यहाँ से उठ करके इंडिया की तरफ चले जाते हैं तो इंडिया की सरकार बन जाएगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेस इस समय 99 नहीं रह गई है, कांग्रेस 101 हो गई है। ठीक, 2 उसके जो सांसद हैं, एक जिसको टिकट नहीं दे पाई पप्पू यादव को बड़ी मुश्किल से, हालांकि उसके खिलाफ कैंपेन भी राहुल गांधी ने नहीं किया, और दूसरा जो एक सांसद महाराष्ट्र से जीते हैं, वो उनको भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, तो लड़े थे लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो 2 सांसद माने 101 की पार्टी तो वैसे हो गई है, और बाकी जैसे ही ये लोग शामिल हो जाएंगे तो जो निर्दल हैं, ये जो और लोग हैं, ये सारे लोग जो है इंडिया के साथ सपोर्ट में आ जाएंगे और फिर इंडिया की सरकार। लेकिन सारा दारोमदार टीडीपी और जेडीयू पर है। जब तक ये दोनों यहां से हटेंगे नहीं, इंडिया की तरफ जाएंगे नहीं, तब तक एनडीए की सरकार नहीं गिरने वाली है। इसमें कहीं कोई दुविधा जैसी कोई बात नहीं है। जी शांतनु, में एक बड़ा अभी मुझे अपडेट आया है जी। तो अब देखो, एक तो मुझे लगता है कि तत्काल गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह मंत्री होने जा रहे हैं, तत्काल मुझे लग रहा है। ठीक,
नहीं वो फर्जी एक फेक मतलब आया है, फेक हो लेटर सकता है। फेक हो, ठीक है। हाँ, लेटर कभी नहीं जारी होता है किसी को अब मंत्री दूसरा बनाए मैं जाने पर। जी 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 नहीं मंत्री नहीं, अच्छा खैर वो जो भी है फेक है तो फेक है जी। अब हो सकता है आजकल फेक तो चल ही रहा है, नहीं काफी पहले आया वो फेक तो देखा चल ही रहा है अभी। अब हाँ, जैसे लल्लन सिंह का बिहार वाले का आया कि रेल उनके, अब वो भी सकता फेक हो ना हो, लेकिन अब मुझे लगता है रेल एनडीए के उसमें जाएगा, चाहे दिल्ली में वो दक्षिण में जाए और चाहे यहाँ पर जाए। तो जब ये चलेगी तो जो पहले वैष्णव जो थे रेल मंत्री, जी। वो तो कहीं दिखते नहीं थे। हर झंडी को तो मोदी जी ही दिखाते थे ना, चाहे बुलेट हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे जय हिंद हो, दिखाते थे ना वो हर। अब वो तो झंडी वही दिखाएंगे ना जो रेल मंत्री बनेंगे जी। तो उसमें कहीं ना कहीं वो होगा ना कि मेरी रेल को झंडी ये दिखा रहे हैं। ये चीजें होती है गठबंधन में जब बहुमत नहीं होता है, और इसी टाइप की सास बहू और वो वाली चीजें को अगर बचा ले गए तो मुझे लगता है कि ये अपना चलता रहेगा, मतलब जब तक चल पाएगा। जी अरुण मिश्रा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हर बार एक तरह से सीधा फैसला सिर्फ सुनाया जाता था कि देखिए ये मोदी सरकार है, उसको मोदी सरकार कहा जाता था, लेकिन इस बार हमने जिस तरह से सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी ये कहते हुए कि एनडीए की सरकार, उस एनडीए पर ज़्यादा जोर जो है वो इस बार दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जिस तरह से एक वर्डिक्ट दिया जाता था उस पर अब कहीं ना कहीं जो है वो लगाम लगेगी और हर जगह एक ही तस्वीर जो नजर आती थी वो भी अब वो तस्वीर भी चेंज होती हुई नजर आएगी? निश्चित तौर पर अब एनडीए की जो सरकार है उसमें अलग अलग दल जाकर के शामिल हुए हैं, खासकर टीडीपी है और नीतीश जनता दल यू है। तो एक चीज और भी है ना, मैं समझता हूँ कि पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते थे वो पूरी पार्टी को सुनना पड़ता था और उसको करना पड़ता था। अब जो निर्णय लेंगे किसी भी चीज को लेकर के तो सहयोगी दलों के लोगों को बुलाएंगे, उनके मुखिया को बुलाएंगे, कोई बड़ा निर्णय लेना है। अब भारतीय जनता पार्टी के 3-4 बड़े जो उनके अपने संकल्प हैं, जैसे कि उन्होंने कह रखा है कि हम 75 साल के ऊपर वालों को आयुष्मान कार्ड में आयुष्मान योजना में लाने जा रहे हैं, तो उसको भी उनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं भाई हम इसको लागू करने जा रहे हैं। उसी तरह से अब तो एनआरसी और सीए दोनों को लेकर के ये समझना पड़ेगा, दबाव निश्चित रूप से इस पर बनेगा, फिर लागू करें या न करें। हाँ, दोनों दल ऐसे नहीं है, मुझे लगता है कि टीडीपी हो चाहे जनता दल यू हो, दोनों दल डेवलपमेंट की जो भी योजनाएं होंगी उस पर दोनों दलों की मुहर होगी। लेकिन अपने मन से भारतीय जनता पार्टी चाहे कि मैं किसी योजना को लागू कर दूं या किसी संवैधानिक चीजों में बदलाव कर दूं, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि अब ये जो कहा जा रहा है कि बैसाखी की सरकार एनडीए को बाहरी तौर पर देखेंगे तो बहुत मजबूत है, लेकिन एक इतिहास देखेंगे जो एनडीए में गठबंधन में शामिल हैं दोनों बड़े दल, उनका इतिहास ये रहा है कि 2018 में इसी मोदी सरकार को वो छोड़ के चले गए और चंद्रबाबू नायडू और अपने दोनों मंत्रियों को उन्होंने वापस कर लिया था। उसी तरह से नीतीश कुमार को देखेंगे तो बिहार में उन्होंने अपने को खुद को विड्रॉ किया और वो जा करके राजद से मिले। फिर ये अलग बात है कि अभी जा करके बैठ के भी जो बैठक हुई है एनडीए की, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप कुछ बदलाव होता हुआ देख पा रहे हैं क्या अरुण जी? क्योंकि देखिए दबाव तो बनाया ही जाएगा, जाहिर है बार्गेनिंग भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप कुछ देख रहे हैं क्या बदलाव? नहीं, बदलाव तो ये है कि अब मंत्रिमंडल में किसको कौन से विभाग मिलते हैं ये बदलाव दिखाई पड़ जाएगा आपको। दबाव की राजनीति से बदलाव इसी मंत्रिमंडल से शुरुआत मानी जाएगी। हो सकता है जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि मान लीजिए गडकरी को जो सड़क परिवहन मंत्रालय मिला, जिसको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको विकास का पूरे देश में मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, जितने बड़े बड़े हाईवे पर योजनाएं बनी हर प्रदेशों को, और वो बार बार कहते भी थे कि कोई भी सांसद मेरे आया तो मैं उसको उस परियोजना के लिए मैंने हाँ कर दिया। कोई देश का सांसद नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी का हो जिसके यहाँ हमने रोड के लिए विकसित न किया हो, धन न दिया हो। तो सड़क परिवहन मंत्रालय यदि उनके हाथ से जाता है, गडकरी के हाथ से, या उनको दूसरे विभाग दिए जाते हैं, और तो ये माना जाएगा कि ये दबाव हुआ है। और यदि दूसरे दलों के पास ये जाता है, अभी हमें लगता है कि कल तक इंतजार करना चाहिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें देखने वाली बात होगी। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट में अगर 4 मंत्रालय जो हैं, फाइनेंस, रक्षा मंत्रालय, रोड एंड हाईवेज, अगर और होम मिनिस्ट्री जी, इन 4 मिनिस्ट्री में अगर कोई तब्दीली होती है जो पहले से मंत्री हैं, क्योंकि चारों जो मिनिस्टर हैं वो इस बार भी शपथ ले रहे हैं, 2019 में भी थे, अगर इसमें कोई बदलाव होता है
तो ये मान लेना चाहिए कि जो सहयोगी दल हैं उनका बहुत बड़ा दबाव है इस सरकार पर, और ये सरकार कितने दिन चलेगी, जो बात अभी सभी हमारे साथी कह रहे हैं, सबके मन में एक सवाल है। और यही नहीं सवाल है, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ये यही इतना ही सवाल नहीं है, ये पूरे देश की पब्लिक में सवाल है। क्योंकि ये जो गठबंधन है ना, ये एनडीए का जो कुनबा है, इसका जो गठबंधन है वो थोड़ा सा बेमेल टाइप है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, टीडीपी मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रही है, जिसका पूरे चुनाव में मोदी जी विरोध करते रहे। तो ये गठबंधन बेमेल टाइप का गठबंधन, हालांकि एक ही पार्टी से है वैसे सर, नीतीश तो उनके साथ में ही रहे हैं। नहीं, नीतीश शिवसेना भी मोस्टली रही है, एनसीपी भले ही नहीं, मैं केवल इन्हीं दो पार्टियों की बात कर रहा हूं। हालांकि देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार चला चुकी है, तो इस नाते कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करना भी जानती है, ऐसा नहीं कि एडजस्ट करना, लेकिन अभी तक एडजस्ट स्टेट में था। ये जो एडजस्टमेंट होने जा रहा है वो केंद्र में होने जा रहा है, मतलब मोदी जी के सिर पर बैठा हुआ है ये। तो जब मोदी जी के सिर पर आएगा तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मोदी जी इस तरह के मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ प्रमुख पद पर हैं, कभी वो किसी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री बने दिल्ली से जाकर के। आडवाणी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और सीधे मुख्यमंत्री से उठ के वो प्रधानमंत्री बनाए, तो वो शीर्ष पद पर हमेशा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति शीर्ष पद पर रह लेता, बहुत लंबे समय तक रह देता है, और देश में वो पहले नेता है नरेंद्र मोदी जी जो 24 साल लगातार शीर्ष पद पर रह चुके हैं, और 24 साल के बाद फिर 5 साल के लिए वो शीर्ष पद पर बैठने जा रहे हैं आज शाम को 7:15 बजे। जब ऐसे हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में ये बात आ जाती है कि अरे हम तो शीर्ष पर हैं, हम क्यों किसी की बात सुने, तो वो थोड़ा सुनने में आनाकानी करता है। ठीक है सर, बहुत छोटा सा कमेंट, एक वक्त की कमी है। सुशील जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो तो कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दिलवाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं जी, 4 वित्त, रक्षा, गृह, फला फला। देश का सबसे बड़ा जो विभाग है देश का, HRD मानव संसाधन, उसको तो लोग भूल ही चुके थे 10 साल में। कोई जानते नहीं था कि इसका मंत्री कौन है। ये देश का सबसे बड़ा विभाग है सूचना वाला। अब देखिए वो कौन लेता है, ये भी देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक विकास की बात है बिहार की और वो विशेष राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में जब विशेष पैकेज दे दिया राम मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे विशेष पैकेज दे दिया, काशी विश्वनाथ के नाम पे, अब विशेष पैकेज दे दिया कल्की के नाम पे, इससे बड़ा कौन सा विशेष पैकेज बिहार में मिल जाएगा जो वहां पर बोल बम हो जाएगा। बस बात समझ लीजिए आप, इससे बड़ा विशेष पैकेज, जब भगवान का ही विशेष पैकेज फेल हो गया उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में ऐसा कौन सी आफत आई जा रही है। ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और देवकी नंदन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्रिमंडल का जो है वो आज